प्रणाम स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फिजिक्स गुरु में, जहां पढ़ते हैं हम ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। और ये बीएससी 5th सेमेस्टर की कौन सी क्लास चांद मेरे, ये क्वांटम मैकेनिक्स बुक है और इसकी यूनिट 3rd है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और श्रोडिंगर्स इक्वेशन। लास्ट लेक्चर में हमने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वाला पोर्शन कंप्लीट किया था। आज से आपका श्रोडिंगर इक्वेशन वाला पोर्शन शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे लेक्चर नंबर 19 है। अब श्रोडिंगर्स इक्वेशन मतलब श्रोडिंगर भी बोलते हैं कुछ लोग, श्रोडिंगर भी बोलते हैं, तो आपको नाम में तो नहीं घुसना। तो श्रोडिंगर जो है बेटा, इन्होंने दो इक्वेशन दी थी वेव फंक्शन के रिगार्डिंग, वेव मोशन को लेकर, जिसमें एक तो टाइम पे डिपेंड करती थी और एक टाइम पे डिपेंड नहीं करती थी। यानी कि एक इक्वेशन वो जिसमें टाइम कंपोनेंट आता था और एक इक्वेशन वो जिसमें नहीं आता था। तो श्रोडिंगर की दो इक्वेशन होगी, एक तो टाइम इंडिपेंडेंट और एक टाइम डिपेंडेंट। यानी कि एक तो जो समय पर निर्भर करती हो और एक वो जो समय पर निर्भर ना करती हो। तो आज के लेक्चर में छोटे छोटे लेक्चर रहने वाले हैं, 5-5, 10-10 मिनट के। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे श्रोडिंगर की वो इक्वेशन जो टाइम पे डिपेंड करती हो, टाइम डिपेंडेंट। लेक्चर नंबर 19 है। लेक्चर नंबर 20 में हम इंडिपेंडेंट पढ़ेंगे। छोटी सी इक्वेशन है, आप देखो श्रोडिंगर्स टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन थोड़ी बड़ी इजी सिंपल वे में लिखने की कोशिश की है ताकि आप समझ सको। या हमने क्या लिखी है कि वो समीकरण जिसमें जो वेव फंक्शन है वो किस पे डिपेंड करता हो, टाइम पे डिपेंड करता हो, वो टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन कहलाती है। और ये इक्वेशन श्रोडिंगर ने दी थी, तो जिस वजह से इसका नाम श्रोडिंगर की टाइम डिपेंडेंट, समय आश्रित, डिपेंडेंट पढ़ रहे हैं ना शुरुआत में, हाँ डिपेंडेंट। देखो, द इक्वेशन इन विच वेव फंक्शन डिपेंड्स ऑन टाइम, यानी कि वो इक्वेशन जिसमें वेव फंक्शन समय पर निर्भर करता हो, इज नोन एज टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन। क्या कहलाती है? टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन कहलाती है। एंड दिस इक्वेशन वाज गिवन बाय श्रोडिंगर, और ये इक्वेशन श्रोडिंगर ने दी थी। सो दिस इज नोन एज श्रोडिंगर्स टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन, इसलिए इसे श्रोडिंगर की टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन भी कहा जाता है। लेट अस कंसीडर वी हैव अ वेव फंक्शन साई। हमारे पास एक वेव फंक्शन है साई, और साई की वैल्यू ये है। बेटा चांद मेरे, एक चीज समझना है ध्यान से। क्या? जो आपका साई है, साई वो क्या है? (-i⁻t-k x), ऐसे भी दिया जाता है। साई बराबर (a⁻i⁻t), ऐसे भी दिया जा सकता है। साई बराबर (a⁻i⁻kx) माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, i_kx, ऐसे भी दिया जा सकता है। साई बराबर (a sin⁻t-kx), ऐसे भी दिया जा सकता है। साई बराबर (a cos⁻t-kx), ऐसे भी दिया जा सकता है। ये साई की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हैं जो आप कैसे भी दे सकते हो, ये सब आपको इजीली पता है। ठीक, तो हम इस पेज को क्या करते हैं, कौन सा पेज था, इस पेज को डिलीट कर देते हैं और आपके इस पेज पर आ जाते हैं। तो हमें साई ये दे दिया (e⁻i⁻t) वाला, ये था ना साई बराबर (a⁻i⁻t). अब समय t-t ले लिया, t से t डैश पे पहुंच गई। अब t डैश समय, समय समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी मान लो x चली और वेग v था, v वेग में x चाल चली, तो (a⁻i⁻t) माइनस कितना? x अपॉन v। तो यही तो लिखा (a⁻i⁻t-x/v), ये पावर में है सारा मामला, तामझाम। ओमेगा आपको पता है कोणीय संवेग, कोणीय आवर्ती होती है, किसके बराबर? 2π/t के बराबर, और 1/t आवर्ती होती है तो 2π न्यू हो गया, ये रहा। और आपको v बराबर n लैम्डा सुना नहीं? अब n मान लू चाहे न्यू मान लू, वो मेरी हड़क है। ये भी मैं बता दूंगा कहां से आया, बताऊं क्या? नहीं, कोई जरूरत नहीं है, वैसे मैं बता सकता हूं। यहां बता दूं क्या? अब चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल हमने v मान ली, और जब कोई तरंग चलती है दूरी लैम्डा होती है, समय t, तो v बराबर 1/t क्या होती है? आवर्ती। आवर्ती को न्यू मानते हो, लो यहां से आ गया था ये। मैंने बता दिया, सारा प्रूफ देकर आपको चलता हूं, क्योंकि आपको सारी चीजें ऑलरेडी पता होनी चाहिए। जब भी चीजें क्रिस्टल क्लियर होती है, अगर चीजें आपको नहीं पता कौन सी चीज कहां से आ रही है, तो आप इससे समझ नहीं पाओगे। तो ये ओमेगा इसके बराबर है,
और v इसके बराबर है, वैल्यू रख दूं a e की पावर माइनस आई, ओमेगा की जगह तो 2 पाई न्यू, t ऐसा ही x ऐसा ही, v की जगह न्यू लैम्डा रख दिया। अब ये जो न्यू है ये अंदर पहुंचाऊंगा, इसके साथ भी पहुंचेगा और इसके साथ भी। जब इसके साथ पहुंचेगा तो न्यू से न्यू कट जाएगा, कट गया, क्या बचा यहाँ तो न्यू टी हो गया और यहाँ कट गया तो यहाँ पे x अपॉन लैम्डा बच गया। ये साई की वैल्यू आ गई मेरे पास। ठीक, अब हमें न्यू की भी वैल्यू पता है, हमें लैम्डा की भी वैल्यू पता है। न्यू की वैल्यू क्या पता, अरे आपने E बराबर एच न्यू नहीं सुना, तो यहाँ से न्यू बराबर कितना E अपॉन एच, तो न्यू बराबर E अपॉन एच हो गया। ये रहा, सॉरी यहाँ उल्टा लिख दिया मैंने, इसे सही कर लेना। अभी सही करने की कोशिश करता हूं मैं, ठीक है, करूं सही करने की कोशिश। क्या थोड़ा सा इस पे क्या मानना पड़ेगा, पोचा मारना पड़ेगा। मार दिया पोचा, इस पे भी पोचा मारना पड़ेगा, लग गया। ये एच मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में पहुंचेगा तो क्या होगा E अपॉन एच। समझ गए चांद मेरे? ठीक, तो मैंने न्यू की जगह ये इरेज कर दूं, न्यू की जगह क्या रख दिया, न्यू की जगह रख दिया E अपॉन एच, ये रहा न्यू की जगह E अपॉन एच। और लैम्डा बराबर एच अपॉन एम वी नहीं सुना, और P बराबर क्या होता है एम वी, तो लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी। लैम्डा की जगह एच अपॉन पी रखूंगा तो P ऊपर पहुंच जाएगा, तो पी एक्स अपॉन एच बचेगा, ये रहा पी एक्स अपॉन एच। ये इक्वेशन नंबर 1 मान ली फिलहाल के लिए। और मैंने इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया। जब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा, इधर तो डी साई बाई डी एक्स, इधर ए कांस्टेंट ऐसा ही, और e की पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, e की पावर x, तो इस पूरी क्वांटिटी का जो का तू ही बचेगा e की पावर माइनस 2 पाई आई ई एच अपॉन टी माइनस पी एक्स अपॉन एच। क्या है ये, पूरी की पूरी का हो गया। अब क्या है, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो इसमें x है, तो इसका वापस से करोगे अंदर मल्टीप्लाई करके तो माइनस, इसका तो जीरो हो जाएगा, इसमें तो है ही नहीं। जब इसमें करोगे तो माइनस माइनस प्लस 2 पाई आई P अपॉन एच, ये बचेगा। मैंने अगेन कर दिया, क्यों, क्योंकि मुझे डिफरेंशियल वो निकालनी है, श्रोडिंगर की टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन, तो उसमें 2 बार लेना और टाइम भी लेना है, तो एक बार इसका भी टाइम के रेस्पेक्ट में भी करना है अभी तो देखो जब करूंगा डी टू साई बाई डी एक्स स्क्वायर हो गया इसका, ए ऐसा ही e की पावर x का है, वापिस से ऐसे ही रहेगा e की पावर माइनस 2 पाई आई यू का 2। अब इसका दोबारा से होगा इस वाले हिस्से का, तो 2 स्क्वायर हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर आई स्क्वायर पी स्क्वायर। अब आपको पता है आई स्क्वायर किसके बराबर, -1 के, तो यहाँ माइनस शुरू में आ जाएगा, और ये सारी की सारी क्वांटिटी ये किसके बराबर है, क्या ये साई के बराबर नहीं है इक्वेशन 1 से, तो इसकी जगह तो साई आ गया, आई स्क्वायर की जगह -1 आ गया, बचा क्या 4 पाई स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, बचा क्या 4 पाई स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। तो मुझे पी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी, तो ये तो डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में पहुंच गया, ये रहा एच स्क्वायर, और 4 पाई स्क्वायर और साई, ये 4 पाई स्क्वायर और साई ये डिवाइड में पहुंच गए, दिख रहे हैं सर, क्लियर दिख रहा है। ये माइनस का सिंबल है, ऐसी ये किसकी वैल्यू आ गई मेरे पास, ये मेरे पास पी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, तो मैंने यहाँ पे आपको पी स्क्वायर की वैल्यू निकाल के दिखा दी। क्यों, क्योंकि श्रोडिंगर इक्वेशन में मुझे पी स्क्वायर की वैल्यू की क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। ये सब मैंने वापस से क्यों किया, क्योंकि यो भी तो मिट गया था साथ में, चांद मेरे यो तो हमें मिटाना ही नहीं है, ये तो उल्टा हो गया था ना, ये तो हमने सीधा किया है बाद में। इसके नोट्स आज या शाम तक ऐप पे अपडेट कर दूंगा मैं, पूरी ही बुक के। ठीक, अब नेक्स्ट पेज पे आओ। अब जो क्वांटिटी थी इक्वेशन 1, उसका मैंने बताया था टाइम के रेस्पेक्ट में करेंगे, ये रहा। जब इसका टाइम के रेस्पेक्ट में करूंगा तो डी साई बाई डी टी, ये एज इट इज रहेगा e की पावर माइनस एक्स का, और इसमें तो t है ही नहीं, है तो 0, इसका करूंगा कितना 2 पाई आई ई अपॉन एच, 2 पाई आई ई अपॉन एच, ये क्वांटिटी एज इट इज। ठीक है, बताओ। अब आपको पता है सारी की सारी ये क्वांटिटी साई के बराबर थी, सर कौन सी, यहां मैं बेटा मिस्टेक से लिख गया, मैंने एक गड़बड़ कर दी। जब मैं इक्वेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करूंगा साई बाय ए ई की पावर -2 पाई आई, ये मैं यहाँ ई की पावर लिखना भूल गया, लिख दूं, चलो
e की पावर -2 पाई आई, ठीक। और यहाँ पे मैंने साई लिख दिया गलती से, इसे काट देना। क्या है यहाँ पे, ए है, गलती से लिखा गया। अभी इसे भी मुझे क्या करना पड़ेगा, ये यार जल्दी जल्दी में मिस्टेक हो जाती है जो मुझे बाद में भरपाई करनी पड़ती है ना। ये सही कर दूं, आप सही कर लेना अपनी किस्में। ठीक है, ब्लू पेन ले लूं भाई साहब, ले लिया। और ये वाला रेड ले लूं। ये वाली इसकी निब थोड़ी बारीक करते हैं और ये वाला ही ले लेते हैं। देखो साई डी साई बाई डी टी माइनस ए, देखो यहाँ हुआ, इसका करूंगा। क्या था, डी साई बाई डी टी, ए तो कॉन्स्टेंट, ई की पावर -2 पाई आई ई एच अपॉन टी, ई की पावर -2 पाई आई ई एच अपॉन ए, ई की पावर -2 पाई आई। ये भी माइनस भी कटना है बेटा, ये भी काट देना, ये भी गलती से है। कितना, ए ई की पावर -2 पाई आई ई एच बाई टी माइनस ए हो गया। इसका वापस से करूंगा, जब अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो -2 पाई आई ई अपॉन एच बचेगा। अब आपको पता है सारी की सारी क्वांटिटी किसके बराबर है, साई के, तो इसकी जगह तो साई आ गया और ये माइनस बाहर लिख दिया, 2 पाई आई ई अपॉन एच एज इट इज। कोई समस्या, नो समस्या। अब यहाँ से मुझे ई की वैल्यू निकालनी है, तो ये एच तो मल्टीप्लाई में पहुंच गया, माइनस भी उधर पहुंच गया, अपॉन में 2 पाई आई और साई अपॉन में, तो ये मेरे पास ई की वैल्यू आ गई। यहाँ तक कोई रॉकेट साइंस नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट के लिखने की गलती की वजह से थोड़ा मिस्टेक हो गया था, इसे मैनेज करना। अब हमने ए को तो टोटल एनर्जी है, आपको पता है के क्या है, गतिज ऊर्जा है, और वी क्या है, स्थितिज ऊर्जा। हमने लिख दिया ई के एंड वी बी द टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी रेस्पेक्टिवली, क्रम से है। तो हमारी इक्वेशन क्या मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी, तो E बराबर K प्लस V। अब आपको पता है जो गतिज ऊर्जा है वो P स्क्वायर अपॉन 2m के बराबर होती है, आपको लाख बार मैं बता चुका, आपने ये नहीं पढ़ा। इसमें m की गुना कर लो, m की भाग, तो ये किसके बराबर, P स्क्वायर के बराबर ना आ गया, तो P स्क्वायर अपॉन m, तो P स्क्वायर अपॉन 2m किसकी जगह, गतिज ऊर्जा की जगह V एज इट इज। अब मैंने P स्क्वायर की वैल्यू चिपका दी और E की वैल्यू चिपका दी। P स्क्वायर की वैल्यू कहाँ है, यहाँ पे ये नहीं रही, माइनस के 1 अपॉन साई एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर डी टू साई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो ये रख दी। P स्क्वायर की वैल्यू क्या, माइनस E तो इधर है, E की वैल्यू ये रही माइनस के एच अपॉन 2 पाई आई 1 अपॉन साई डी साई बाई डी टी इज इक्वल टू, अब 1 अपॉन 2m तो एज इट इज रखा हुआ, P स्क्वायर की वैल्यू रख दो। P स्क्वायर की वैल्यू ये नहीं, P स्क्वायर की वैल्यू में बाहर माइनस है, तो ये मैंने बाहर माइनस एज इट इज लगा दिए, ये नहीं, यहाँ पे लगा हुआ ये रहा, 1 अपॉन साई एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर डी टू साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वी, ये 1 अपॉन 2m क्या है, पूरे से कॉमन है। कोई रॉकेट साइंस नहीं, रॉकेट साइंस तो है ही नहीं। अबे पूरे से कॉमन नहीं है नालायको, किसे है यो, केवल P स्क्वायर के साथ है, ये रहा प्लस वी एज इट इज। अब देखो साई से पूरे को मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई बाई साई, जब मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ साई आएगा, तो इस साई से तो यो साई कट जाएगा, यहाँ आएगा तो इस साई से यो साई कट जाएगा, कहाँ है यो रहा, इसमें साई है ही नहीं, तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, बताओ मिल गई। दिस इज श्रोडिंगर्स टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन। टाइम डिपेंडेंट क्यों है, क्योंकि इसमें क्या आ रहा, टाइम डिपेंड आ रहा है। कई बार बेटा इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडर्न तरीके से भी लिखा जाता है। मॉडर्न तरीके से कैसे, आपने ये नहीं सुना, जो एच कट है जो किसके बराबर होता है, एच अपॉन 2 पाई के। कई बार इसे इस फॉर्मेट में भी लिखा जाता है, कैसे, इसमें एच अपॉन 2 पाई की जगह तो एच कट आ जाएगा, और अपॉन आई है तो आई से मल्टीप्लाई करूंगा, आई से डिवाइड करूंगा, तो नीचे आई स्क्वायर -1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कट गया यो इससे, तो क्या बचा, ऊपर आई बचा, आई एच कट डी साई बाई डी टी। कई बार इसे ऐसे भी लिखा जाता है, इज इक्वल टू, यहाँ देखो h अपॉन 2 पाई को क्या इसके स्क्वायर कर दूं मैं अगर, तो इधर क्या हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, h स्क्वायर अपॉन 2 दूनी 4 पाई स्क्वायर। तो इसकी जगह मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, h कट का स्क्वायर अपॉन 4 दूनी 8, 2 बचेगा,
पाई स्क्वायर भी कॉमन अपॉन एम। इसमें जब हम किसके लिए 3 डायमेंशन के लिए लिखते हैं तो डेल स्क्वायर लगा देते हैं प्लस वी साई। कई बुक में ये ऐसे भी लिखी हुई है एच कट के फॉर्मेट में, तो इसे लेकर आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। इधर की साइड ये माइनस है, यहाँ पे मैं माइनस लगाना भूल गया, आप माइनस लगा लीजिए। बताओ कोई दिक्कत है इसमें? ये आपकी मैंने क्या एक स्पेशल फॉर्म और लिखवा दी, क्यों जब आगे मैं एक डेरिवेशन करूंगा उसमें इस फॉर्म की जरूरत पड़ेगी, तो आप इसकी टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन अच्छे से समझ गए होंगे, ऐसी मेरी आशा है। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एग्जाम में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।